क्लास 10th सब्जेक्ट है हमारा साइंस और उसका उप सब सब्जेक्ट है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी के आज हम फर्स्ट अध्याय जैव प्रक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको विज्ञान से संबंधित परिभाषा, उसकी शाखाएं इत्यादि बता देना चाहती हूँ। आपने 6th, 7th, 8th, 9th तक विज्ञान की परिभाषा पढ़ी होगी। अभी तक आपने पढ़ा होगा विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहती हूँ विज्ञान लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से। विज्ञान का अर्थ होता है जानना। विज्ञान का अर्थ है जानना, मतलब जानने से ये मतलब नहीं है कि आपने कुछ भी जान लिया तो वह विज्ञान है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब हम किसी चीज़ को बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं, उसके बारे में क्रमबद्ध तरीके से पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान। अब इसको हम परिभाषा के रूप में लेते हैं। किसी भी क्रमबद्ध या सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। किसी भी क्रमबद्ध या सुसंगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब आता है हमारा विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1 आ गया हमारा भौतिक विज्ञान। नंबर 2 आ गया हमारा रसायन विज्ञान। और नंबर 3 आ गया हमारा जीव विज्ञान। तो यहाँ विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? विज्ञान की 3 शाखाएं। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान एंड नंबर 3 है हमारा जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान क्या है, इन तीनों से संबंधित परिभाषा मैं आपको बताऊंगी। भौतिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की भौतिक अवस्था, माप इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है हमारा भौतिक विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु की भौतिक अवस्था, माप इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है हमारा भौतिक विज्ञान। इसके अंतर्गत हम क्वथनांक हैं, गलनांक हैं इत्यादि को भी रख सकते हैं। अब आता है हमारा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, उसकी संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है हमारा रसायन विज्ञान। पदार्थों की संरचना, गुण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है हमारा रसायन विज्ञान। फिर से देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है हमारा रसायन विज्ञान। अब आता है हमारा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त प्रकार की जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है हमारा जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है हमारा जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, मतलब जीव विज्ञान की भी हमारी 2 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 2। ठीक है, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? 2। तो 2 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं? एक होता है हमारा वनस्पति विज्ञान, ठीक है। दूसरा होता है हमारा जंतु विज्ञान। तो अब वनस्पति विज्ञान क्या होता है?
वनस्पति विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का, तो वह कहलाता है हमारा वनस्पति विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है हमारा वनस्पति विज्ञान। अब आता है हमारा जंतु विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, यहाँ तक हमारी विज्ञान की परिभाषा और विज्ञान की शाखाएं पूर्ण होती हैं। फिर भी हम एक बार क्रमबद्ध इसको देख लेते हैं। विज्ञान का अर्थ है जानना। यह लैटिन भाषा के साइंसिया नामक शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो इसको परिभाषा साइंसिया शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है जानना। जानने से मतलब यहाँ ये नहीं है कि हमने कुछ भी जान लिया तो वह विज्ञान है। किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से जानना ही क्या कहलाता है? हमारा विज्ञान। इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। किसी भी क्रमबद्ध या सुसंगठित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। यहाँ हमारा विज्ञान कंप्लीट होता है, विज्ञान की परिभाषा। अब आती हैं विज्ञान की शाखाएं। जैसे अभी आपको पढ़ाया था विज्ञान की शाखाएं। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। फर्स्ट है हमारा भौतिक विज्ञान, सेकंड है हमारा रसायन विज्ञान एंड थर्ड है हमारा जीव विज्ञान। ठीक है, अब आता है हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की भौतिक अवस्था, माप इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है हमारा भौतिक विज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, गुण इत्यादि के विषय में अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है हमारा रसायन विज्ञान। अब आता है हमारा जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है हमारा जीव विज्ञान। अब जैसे हमारी विज्ञान की शाखाएं थी, भौतिक विज्ञान में नहीं आई, रसायन विज्ञान में नहीं आई, अब आता है हमारा जीव विज्ञान की शाखाएं। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या है? जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है हमारा वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान जिसके अंतर्गत खाली हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, वह कहलाता है हमारा जंतु विज्ञान। यहाँ हमारी परिभाषा और शाखाएं दोनों कंप्लीट होती हैं। अब हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार अपने फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम है क्या, ये पढ़ेंगे। ठीक है, इससे सजीव में और निर्जीव में हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये पढ़ेंगे। यहाँ अगर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे करती हूँ कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, तो जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही विचार आता है कि सजीवों में गति होती है और निर्जीवों में गति नहीं होती। यदि मैं आपसे कहूँ जिस कमरे में आप बैठे हैं और उसका पंखा चल रहा है, तो वो पंखा भी तो एक गति कर रहा है, तो क्या आप उसे सजीव मान लोगे? नहीं, वह सजीव नहीं है, वह क्या है? निर्जीव। क्योंकि उसमें जो गति हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है? विद्युत के माध्यम से। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे अगर कहूँ यदि एक जानवर किसी एक स्थान पर सो रहा है, जब वो सो रहा है तो वह स्थिर है, ना तो वो चल सकता है और ना ही वो फिर सकता है, तो क्या आप उसको निर्जीव मान लोगे? नहीं मान सकते, क्योंकि उस जानवर के अंदर समस्त प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जनन होता है, प्रचलन होता है, वृद्धि करने की क्षमता होती है। ठीक है, सोते समय भी वो श्वसन को ले सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्रम में बढ़ते हुए हैं हमारे पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, तो क्या वह भी निर्जीव हैं? नहीं, पेड़ पौधों के अंदर भी क्या होता है? तो वृद्धि की क्षमता होती है, वो भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन को बनाते हैं, तो वह किसके अंतर्गत आता है? सजीवों के अंतर्गत। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जब अपने चारों तरफ आसपास देखते हैं तो सजीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, जब सजीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, इसका मतलब है कि सजीवों में वृद्धि होती है, जनन होता है, चलन होता है, सुख दुख को महसूस करने की क्षमता होती है, परंतु यह गुण निर्जीवों में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो अब ऐसा वो क्या अंतर है जो हम ये स्पष्ट कर सकें कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि सजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या है। तो शरीर में जो भी हमारे टूट फूट, मरम्मत इत्यादि होती है, हम अर्थात नई नई प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं,
तो उनमें जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है वह कहलाता है हमारा जैव प्रक्रम। ठीक है, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। मतलब शरीर में जितनी भी प्रकार की हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और सम्मिलित रूप से जो अनुरक्षण का कार्य करता है वह कहलाता है हमारा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। अभी हमने खाली ऑरल के रूप में उसको सुना था। अब मैं इसकी पूरी परिभाषा लिखकर आपको बताती हूँ। शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट मरम्मत इत्यादि अर्थात शरीर में नई कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं वे जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट मरम्मत इत्यादि अर्थात हमारे शरीर में जो नई नई कोशिकाएं बनती हैं उनको सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाती हैं। अब आता है हमारे जैव प्रक्रम में शामिल प्रक्रियाएं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आता है हमारा पोषण। ठीक है, फिर आता है श्वसन, फिर आता है वहन और लास्ट में आता है हमारा उत्सर्जन। ठीक है, प्रक्रियाओं में क्या आया? सबसे पहले हमारा पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से हम सजीव और निर्जीव में अंतर का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो हमारे सजीवों में होती हैं, निर्जीवों में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। देखो यहाँ हम लेते हैं पोषण यानी कि जो हम खाते पीते हैं। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है? जो हम पोषक तत्वों से भोजन के माध्यम से पोषक तत्वों को लेते हैं वो पोषण के अंतर्गत आता है। जो पोषण होता है ये सजीवों में होता है। उसी प्रकार श्वसन की जो क्रियाएं होती है, सांस लेना और छोड़ना, वो किस में होती है? सजीवों में। निर्जीवों में ये हमारा लक्षण नहीं पाया जाता। वहन मतलब जो भी हमारे शरीर में वहन की क्रियाएं होती हैं रक्त लसिका के माध्यम से, वो किस में होता है? सजीवों में। उसी प्रकार उत्सर्जन यानी कि जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालना किसके माध्यम से होता है? उत्सर्जन की। तो इन्हीं क्रियाओं के अनुसार हमें पता चलेगा कि सजीवों में और निर्जीवों के मुख्य लक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषण। भोजन के द्वारा जो हम पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं वह कहलाता है हमारा पोषण। भोजन के द्वारा जो हम पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं वह कहलाता है हमारा पोषण। पोषण हमारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का।
पोषण कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। एक होता है हमारा स्वपोषी और दूसरा होता है हमारा विषमपोषी। विषमपोषी, ठीक है। स्वपोषी हमारा सिंगल होता है, लेकिन विषमपोषी भी हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वपोषी क्या है। तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे प्लांट्स हैं और कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हैं, ठीक है। परिभाषा में देख लेते हैं इसको। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, वह कहलाते हैं हमारे स्वपोषी। एग्जाम्पल में आ गया इसका हमारा पेड़ पौधे और कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ठीक है। अब आता है हमारा विषमपोषी। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वह क्या कहलाते हैं? हमारे विषमपोषी। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वह कहलाते हैं हमारे विषमपोषी। अब इसके अंतर्गत समस्त मनुष्य आ गए, जितने भी हमारे जानवर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो आ गए। जैसे मनुष्य है, जो शाकाहारी मनुष्य होगा वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होगा? पेड़ पौधों पर। जब पेड़ पौधों से उसे साग सब्जी इत्यादि प्राप्त होंगे, तभी तो वो अपना भोजन बना पाएगा। दूसरा आता है हमारा मांसाहारी जो होते हैं। मांसाहारी अपने भोजन के लिए अनेक प्रकार के जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जब वो दूसरे जीव जंतुओं से मांस को प्राप्त करेंगे, तभी वो अपना भोजन बना पाएंगे। नंबर 3 आता है हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन होते हैं? जो दोनों प्रकार शाकाहारी और मांसाहारी दोनों पर निर्भर होते हैं, वह किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे विषमपोषी के अंतर्गत। विषमपोषी। अब विषमपोषी जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। पहला आ गया मृतपोषी, ठीक है। दूसरा आ गया हमारा परजीवी। तीसरा आ गया हमारा पूर्ण जात्विक। पूर्ण जात्विक, ठीक है। पहला हो गया विषमपोषी में हमारा मृतपोषी, दूसरा हो गया हमारा परजीवी, तीसरा हो गया पूर्ण जात्विक। अब मृतपोषी क्या होते हैं? मृतपोषी वे होते हैं जो प्रतिजीवी और सड़े गलों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जो मृतजीवी होते हैं, मृतजीवी और सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, वह कहलाते हैं हमारे मृतपोषी जीवी। अब आता है परजीवी, जो अपना भोजन प्राप्त भी करते हैं और उसका अवशोषण भी करते हैं। इन्होंने प्राप्त भी किया और उसके बाद उसका अवशोषण भी किया, वह किसके अंतर्गत आता है? हमारा परजीवी। अब परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारा पोषी, ठीक है, और दूसरा इसमें परजीवी ही होता है। पोषी में क्या होता है? पोषी में ये अपना भोजन भी लेंगे और अवशोषण भी करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार परजीवी में ये भोजन के साथ साथ अवशोषण भी करते हैं, ठीक है, और वहीं पे अपना आवास भी बनाते हैं। भोजन भी लेंगे, उसका अवशोषण भी करेंगे और उसका आवास भी बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, हमारे मच्छरों में क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो हमारे मच्छर में प्लाज्मोडियम होता है, ये वहीं पे अपने भोजन को भी लेता है, वहीं पे अवशोषण करता है और वहीं पे अपना आवास भी बना लेता है। प्लांट्स में आ जाइए, प्लांट्स में होती है हमारी अमरवेल, ठीक है। प्लांट्स में क्या आती है? हमारी अमरवेल। अब आता है हमारा पूर्ण जात्विक। पूर्ण जात्विक में क्या होता है? ये जहाँ अपना भोजन लेते हैं, वहीं भोजन लेते भी हैं, उसका अवशोषण भी करते हैं, प्लस उसको वहीं पे पचाते भी हैं, ठीक है। भोजन को वहीं पे ग्रहण करेंगे, वहीं उसका अवशोषण करेंगे और वहीं अपने भोजन को पचाएंगे भी। तो वो किसके अंतर्गत आता है? पूर्ण जात्विक के अंतर्गत आता है। अब इसी के क्रम में बढ़ते हुए पोषण में हम पढ़ते हैं अमीबे में पोषण।
किसमें? अमीबे में पोषण। अमीबे अमीबा में पोषण। ठीक है, अमीबे में जो पोषण होता है वो जैसे मनुष्य में पोषण होता है, ठीक उसी प्रकार अमीबे में भी पोषण होता है। सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ ये बता दूँ, अमीबे का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता। मान लो अगर उसका इतना हिस्सा अगर टूट जाता है तो ये अपने उसी हिस्से से एक दूसरा आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब इसी में हम पोषण को पढ़ते हैं। मान लो ये हमारा अमीबा है, ठीक है, ये इसमें हमारा है केंद्रक। ठीक है, जो केंद्रक में चलने की गति होती है, जैसे हमारी ये उंगलियों में उभार पाए जाते हैं, इसी प्रकार केंद्रक के इतने हिस्से वो अमीबे का ये जो पार्ट होता है इसमें उभार होते हैं। इन्हीं के उभारों के माध्यम से ये अपनी चलने की गति को करता है। ये इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है। ये अमीबा है, ये यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा, दूसरा पार्ट हमारा अमीबा का ये आ गया। ये एक है हमारा खाद्य कण, खाद्य कण। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ा तो इसने अपने ये जो है इसके कूटपाद, इन कूटपाद के माध्यम से इसने इस खाद्य कण को अपने अंदर ले लिया। ठीक है, जब इसने अपने कूटपाद के माध्यम से इस खाद्य कण को लिया तो ये यहाँ आ गया, और जब ये थोड़ा आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद इसका खाद्य कण जो यहाँ आ चुका था, यहाँ इसने इसको ले भी लिया और इसका अवशोषण भी कर लिया। ठीक है, यहाँ आकर इसने खाद्य पदार्थ अपना ले लिया, खाद्य कण, और उसके बाद उसका अवशोषण कर दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये अमीबा था हमारा, अमीबा का एक पार्ट ले लो, ये इसका केंद्रक था, ये आगे की तरफ बढ़ा खाद्य कण की तरफ अपने कूटपाद की सहायता से। कूटपाद की सहायता से जब बढ़ा तो इसने खाद्य कण को अंदर की तरफ ले लिया। अंदर की तरफ लेने के बाद इसने अपनी पोषण की प्रक्रिया को किया। उसमें क्या किया, खाद्य कण लिया इसने और उसी का अवशोषण वहाँ पे कर दिया। तो ये क्या कहलाया हमारा अमीबे में पोषण। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में जो पोषण होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा था, मनुष्य में विषम पोषी प्रकार का पोषण होता है। कैसा होता है, विषम पोषी प्रकार का पोषण। ठीक है, मनुष्य में विषम पोषी प्रकार का पोषण होता है और ये 5 विधियों में कंप्लीट होता है। कितनी विधियों में कंप्लीट होता है, 5 में। सबसे पहले आता है हमारा अंतर्ग्रहण, ठीक है, फिर आता है हमारा पाचन, फिर आता है हमारा अवशोषण, फिर आता है हमारा स्वांगीकरण, और इसके बाद आता है हमारा वही क्षेपण। ठीक है, मनुष्य में जो पोषण हुआ वो हमारा कैसा हुआ, विषम पोषी प्रकार का, और ये 5 विधियों में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है हमारा अंतर्ग्रहण, सेकंड है पाचन, थर्ड है अवशोषण, फोर्थ है स्वांगीकरण एंड लास्ट है हमारा वही क्षेपण। कहाँ थे हम, वही क्षेपण पे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे अंतर्ग्रहण क्या होता है, उसी प्रकार पाचन क्या होता है। अभी हमने मनुष्य में पोषण पढ़ा था, उसके बाद हम पढ़ते हैं मनुष्य में पाचन। मनुष्य में किस प्रकार पाचन होता है, तो मनुष्य में पाचन होने के लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 आती है हमारी आहार नाल,
नंबर 2 पे आता है हमारा ग्रंथियाँ। नंबर 3 पे आता है हमारा पाचन। नंबर 4 पे आता है हमारा अवशोषण। ठीक है, तो ये जो आपको एक चित्र दिख रहा है, ये चित्र है हमारे पाचन तंत्र का। किसका है? पाचन तंत्र का। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आहार नाल। ये जो हमारी मुख के द्वारा एक पाइप नुमा लेयर जा रही है सीधी, ये है हमारी आहार नाल। क्या है? आहार नाल। ये लगभग 9 मीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 9 मीटर लंबी। ठीक है, ये मुख से लेकर हमारी गुदाद्वार तक फैली हुई रहती है और ये लगभग 9 मीटर लंबी होती है। इसके बाद आता है हमारा ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ कई प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे मुख में हमारी पाई जाती है लार ग्रंथि। ठीक है, मुख में हमारी लार ग्रंथि पाई जाती है और इसमें लार ग्रंथि में भी टाइलिन और एमाइलेज जैसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब इसके बाद आते हैं अमाशय। अमाशय में हमारा जठर रस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर रस। ये भी एक ग्रंथि है। फिर आता है हमारा यकृत। यकृत अपने आप में हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, उसके बाद अग्नाशय भी एक प्रकार की ग्रंथि है। अब आता है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत में हमारी अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होती हैं। और जो छोटी आंत की हमारी लंबाई होती है वो 5 से 6 मीटर होती है लगभग। कितनी होती है? 5 से 6 मीटर लगभग। ठीक है, तो आहार नाल हमने पढ़ लिया, ग्रंथि हमने पढ़ लिया। अब आता है पाचन। पाचन किस प्रकार होता है? ठीक है, जब हम पाचन की क्रिया होती है तो हम जो हमारे भोजन का कण होता है हम उसको मुख के द्वारा अंदर लेते हैं। मुख के द्वारा अंदर लेने के बाद पूरा तरह हमारा पाचन ही है, मतलब भोजन का जो पाचन है मुख के साथ लेने पे पूरी तरह पाचित नहीं हो पाता है, वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहता है। मुख में हमारे यहाँ लार ग्रंथि आई थी। ठीक है, इसमें हमारे टाइलिन है और एमाइलेज, ये 2 पाई जाती हैं। यदि मैं आपसे बार बार 4-5 बार बोलूँ आम 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 आम, तो जब हम आम आम को बोलेंगे तो हमारे मुंह में जो हल्का सा पानी नुमा आएगा वो क्या कहलाएगी? हमारी लार। ठीक है, उसी के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ग्रसिका में पहुँचेंगे। ग्रसिका में भी पहुँचने के बाद हमारा पाचन यहाँ पूर्ण नहीं हो पाएगा। ग्रसिका में पहुँचने के बाद एक क्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति। तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ इसे बढ़ती चली जाती है। उसके बाद हमारा भोजन आता है अमाशय में। अमाशय में यहाँ पे 3 से 4 घंटे तक हमारा भोजन रुका रहता है, लेकिन उसके बाद भी हमारा पाचन पूरा नहीं हो पाता। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ आता है अग्नाशय में। अग्नाशय के बाद आएगा बृहदांत यानी कि बड़ी आंत में। उसके बाद धीरे धीरे आएगा वो हमारा छोटी आंत में। जब हमारा भोजन छोटी आंत में आ जाएगा तो छोटी आंत में आने के बाद हमारा भोजन पूरी तरह पच जाएगा और जो अवशिष्ट पदार्थ होगा वो गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया पाचन। अब आता है अवशोषण। अवशोषण में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 है हमारा कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 है हमारा वसा। नंबर 3 है हमारा प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तो हमारे मुख में ही पच जाता है, लेकिन वसा और प्रोटीन हमारे मुख में नहीं पचते हैं, इसीलिए इनको आगे की तरफ क्रिया के द्वारा बढ़ाया जाता है। अब आता है हमारा अमाशय। अमाशय में हमारी 3 चीज़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट पे है हमारा पेप्सिन, सेकंड पे है HCl एंड लास्ट है हमारा श्लेष्मा। पेप्सिन में क्या होता है? पेप्सिन जो है ये प्रोटीन और एंजाइम के रूप में होता है। ठीक है, जब पेप्सिन हुआ वो पहले प्रोटीन में बना, प्रोटीन के बाद वह एंजाइम में परिवर्तित हो गया। अब आता है हमारा HCl। HCl में क्या होता है? ये हमारे भोजन को अम्लीय बनाने में सहायक होता है। जो हमारा भोजन होगा जिसे हम अपने मुख के द्वारा अंतर्ग्रहण करेंगे तो इसे अम्लीय बनाने में सहायक होगा। अम्लीय HCl जो है ये एक बहुत ज़्यादा हानिकारक एसिड है जो हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको क्षति पहुंचाने में बहुत
पावरफुल होता है ये, तो इसकी क्षति को बचाए रखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? श्लेष्मा का। श्लेष्मा जो है HCl से होने वाली हानियों से हमें बचाता है। अब आता है हमारा छोटी आंत, जिसमें हमारा पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में भी 3 चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 पित्र, नंबर 2 अग्नाशिक एंड नंबर 3 है हमारा आंतरस। अब पित्तनाशिक का कार्य, अब पित्र का कार्य क्या होता है? जो भी हमारा भोजन होगा वह उसे क्षारीय बना देगा। हमारे भोजन को क्षारीय बनाने का काम किसका होता है? पित्र का। सेकंड पे आता है अग्नाशिक। अग्नाशिक क्या होता है? जो भी वसा पाई जाती है, जो भी फैट पाया जाता है, उसको ये छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ देता है। जब ये छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ देगा तो क्या होगा? वहाँ पे वसा पूर्ण होती चली जाएगी। उसके बाद आता है आंतरस। आंतरस जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन के अंतर्गत क्या होता है? हमारा प्रोटीन का पाचन होता है और लाइपेज पूर्ण पाचन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अब आता है हमारा अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? जो हमारा भोजन होता है, भोजन करने के बाद जब हम भोजन को अवशोषित कर लेते हैं तो वो कहलाता है हमारा अवशोषण। इसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं हमारी, एक हमारी बड़ी आंत, एक हमारी छोटी आंत। तो बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण। उसी प्रकार छोटी आंत में क्या होता है? पूरे भोजन का अवशोषण। पूरे भोजन का अवशोषण। ठीक है, बड़ी अवशोषण की क्रिया में जो हमने भोजन लिया उसको अवशोषित किया। अवशोषित करने के बाद क्या आया? हमारा अवशोषण में 2 क्रियाएं पाई गई। एक है हमारी बड़ी आंत, दूसरी है हमारी छोटी आंत। बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण, और छोटी आंत करती है हमारे पूरे भोजन का अवशोषण। तो कुल मिलाकर जो भोजन का पाचन होता है वो किस में होता है? छोटी आंत में। अब ये जो छोटी अवशोषण होता है, ये जो हमारी उंगलियों के उभार दिख रहे हैं, ये हमारी उंगलियों की उभारनुमा कुछ संरचनाएं होती हैं इस टाइप से। ठीक है, ये जो संरचनाएं होंगी, फिर इसमें कुछ नलिकाएं होती हैं, इन्हें हम बोलेंगे दीर्घरोम। ठीक है, और ये जो अंदर वाली नलिकाएं हैं इन्हें बोलेंगे हम रक्त नलिकाएं। इनका क्या काम होता है? ये अवशोषण के क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। जो हमारा अवशोषण का क्षेत्रफल होता है ये उसको थोड़ा सा बढ़ा देती हैं। ठीक है, और इसको ये ग्लूकोज में भी परिवर्तित कर देता है। यही हमारी अवशोषण की क्रिया है। तो एक क्रमबद्ध रूप से हम फिर से देख लेते हैं मनुष्य का पाचन। सबसे पहले क्या किया? मनुष्य ने मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया। उसके बाद धीरे धीरे पहुंचा वो हमारी ग्रसिका में। ग्रसिका में पहुंचने के बाद वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ पहुंचा अमाशय में। अमाशय में 3 से 4 घंटे रहा। कितने घंटे रहा? 3 से 4 घंटे। उसके बाद पहुंचा अग्नाशय में। अग्नाशय के बाद पहुंचा हमारा बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद सीधे पहुंचता है हमारा छोटी आंत में। छोटी आंत में हमारे पूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। उसके बाद जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ बचता है उसको वो गुदा द्वारा बाहर निकाल देता है। यहीं पे हमारी भोजन की क्रिया, पाचन तंत्र की क्रिया पूर्ण होती है। अब हम अगले टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। अभी हमने पाचन तंत्र पढ़ा, उसके बाद आता है संवहन। संवहन क्या होता है? मनुष्य में भोजन और ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए संवहन एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ये भी कितने प्रकार का होता है? हमारा 3 प्रकार का, जिसमें आता है हृदय, रक्त नलिकाएं और वहन माध्यम। हृदय जो होता है ये हमारे सिर के बाल से लेकर पैर की नाखून तक रक्त को ले जाता है और वापस भी लाता है। रक्त नलिकाएं क्या होती हैं? जिन नलिकाओं के द्वारा हमारे पूरे शरीर में रक्त पहुंचता है वह कहलाती है रक्त नलिकाएं। उसमें 2 चीज़ें पाई जाती हैं हमारी, धमनी और शिरा। वहन माध्यम में क्या होता है? रक्त और लसिका। इनका क्या काम होता है? ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है ये उसको दर्शाती हैं। अब इसमें धमनी और शिरा में भी हमारे 2 अवयव आते हैं। एक है हमारा ठोस अवयव,
दूसरा है हमारा द्रवीय अवयव। ठोस अवयव के अंतर्गत हमारी आती हैं रुधिर कणिकाएं और द्रव्य अवयव के अंतर्गत आता है हमारा प्लाज्मा। तो सबसे पहले हम यहाँ रुधिर कणिकाओं को देखते हैं। ये है हमारा आरबीसी। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? O2 यानी कि ऑक्सीजन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का वहन हीमोग्लोबिन रक्त को लाल बनाने में सहायक होता है। ठीक है, क्या होता है इसका काम? ये हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसको रेड कलर में करने में, परिवर्तित करने में सहायक होता है। अब आता है हमारा WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या आता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका क्या काम होता है? जो भी हमारे शरीर में रोग होते हैं उनको मुक्त करने में सहायक होता है। ठीक है, द्रवीय अवयव क्या होता है? जो प्लेटलेट्स होती हैं हमारी, प्लेटलेट्स को रक्त का थक्का जमाने में, जैसे कभी कभी क्या होता है हमारे चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद हल्का हल्का नीलापन सा आता है और वहाँ पे ब्लड की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं इस प्रकार से, तो वो क्या होता है? हमारा रक्त का थक्का बनना। ठीक है, ये हमारे रक्त कणिकाओं के अवयव थे। अब आता है हमारा द्रव्य अवयव। पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल तथा शेष 10% हमारी जैविक और अजैविक क्रियाएं होती हैं। यानी कि हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है किसकी पाई जाती है? पानी की। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँ, जब हमेशा आपको चोट लगती है तो चोट लगते समय हमारे शरीर से ब्लड ही क्यों निकल कर आता है, पानी क्यों नहीं आता? जबकि हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और ब्लड की मात्रा कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? हम जो है पानी का आदान प्रदान यानी कि एक्सटेशन करते रहते हैं। जैसे हमने पानी पिया, टॉयलेट गए, पानी पिया, टॉयलेट गए, तो वहाँ क्या हुआ? हमने अपने पानी का आदान प्रदान किया। लेकिन हम अपने क्या रक्त का आदान प्रदान करते हैं? हम अपने रक्त का आदान प्रदान कब करते हैं? जब किसी को अति आवश्यक होती है रक्त की। मान लो किसी व्यक्ति को अगर ब्लड की ज़रूरत हुई तो तभी तो हम अपना रक्त देंगे। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन हमारे सामने आती है। कंडीशन क्या आती है? यदि हमारा ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप से मैच करता है तभी हम उसे अपना ब्लड दे पाएंगे। तो यहाँ हमने क्या किया? अपने ब्लड का एक्सटेशन यानी कि आदान प्रदान नहीं किया। इसी वजह से क्या होता है? जब हमेशा चोट लगती है तो हमारे शरीर से ब्लड निकलता है और पानी नहीं निकलता, क्योंकि हमने पानी का एक्सटेशन किया और ब्लड का एक्सटेशन यानी कि आदान प्रदान नहीं किया। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जैविक क्रियाएं, जैविक में हमारा प्लाज्मा है, प्रोटीन है जैसे एल्ब्यूमिन। उसके बाद अजैविक में आ जाते हैं हमारे खनिज तत्व। जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे अजैविक में। अब ये प्लाज्मा होता क्या है? जब हमारा ब्लड निकलता है तो ब्लड को साफ करने के बाद जो हल्का सा एक पानी नुमा या लसलसा सा पदार्थ बचता है वह कहलाता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ हमारी संवहन की क्रिया पूर्ण होती है। अब आती है हमारी रक्त वाहिकाएं। क्या आती है? रक्त वाहिकाएं, जिसमें धमनी और शिरा, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। हमने यहाँ भी पढ़ी थी धमनी और शिरा। तो रक्त वाहिका में हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं धमनी और शिरा। धमनी में क्या होता है? धमनियों में हमारा शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, और शिराओं में क्या होता है? शिराओं में हमारा अशुद्ध रुधिर बहता है। मतलब जो धमनियों में हमारा रुधिर बह रहा है तो वो ऑक्सीजन युक्त हुआ है, और जो हमारा शिराओं में है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 युक्त है। इसलिए धमनियों में शुद्ध रुधिर होता है और शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। यहाँ हमारी रुधिर रक्त वाहिका कंप्लीट होती है। अगला आता है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि जो मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जो मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब रक्त परिसंचरण तंत्र है क्या? जो हमारे शरीर में रक्त का आवागमन करता है उसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसे सबसे पहले विलियम हॉर्वे ने 1628 में दिया था। किसने दिया था? विलियम हॉर्वे ने 1628 में। अब हम इसके भी कुछ मुख्य अवयव पढ़ेंगे। इसमें आ गया हमारा हृदय। ठीक है, हृदय के बाद धमनी, शिरा और हमारा ये आ गया रुधिर। ठीक है,
जो इसके मुख्य अवयव हैं वो हैं हृदय, धमनी, शिरा और रुधिर। अब हृदय का क्या काम होता है, अभी जैसे हमने यहाँ बताया था, हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक जो ब्लड को लेकर जाता है और वापस लाता है वो हमारा हृदय होता है। लेकिन हृदय में हमारे 4 चैम्बर होते हैं जिसमें हम बोलते हैं 2 अलिंद और 2 नीले, जो बाएं तरफ होते हैं और दाएं तरफ होते हैं, या आम भाषा में हम इसको बोलें 2 ऊपर की तरफ होते हैं और 2 नीचे की तरफ होते हैं। ठीक है, अब आता है धमनी। धमनी में अभी जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, धमनियों में हमारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। इसमें कपाट भी लगे होते हैं, इसमें कुछ कपाट भी लगे होते हैं और साथ ही जो इनकी दीवार होती है, जो उनकी इस टाइप की दीवार होती है, ये थोड़ी मोटी और लचीली होती है। ठीक है, ये हमारी धमनी हो गई। अब आता है हमारी शिरा। शिराओं में भी क्या होता है, शिराओं में हमारा अशुद्ध रुधिर बहता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला युक्त होता है हमारा। उसमें भी, इसमें भी क्या होती हैं, जो हमारी दीवारें होती हैं ये थोड़ी मोटी और ये अधिक लचीली होती हैं। ठीक है, धमनियों के अकॉर्डिंग शिराओं में जो दीवारें होती हैं वो मोटी और अधिक लचीली होती हैं। धमनियों में हमारे कपाट लगे हुए होते हैं लेकिन शिराओं में हमारे कपाट नहीं लगे होते हैं। रुधिर से संबंधी मैं आपको इधर पढ़ा ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ, रुधिर जो है एक तरल संयोजी प्रकार का ऊतक होता है। ठीक है, अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र का चित्र है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, ये हमारा बॉडी है, बॉडी के बाद सबसे पहले क्या गया, अनॉक्सी रक्त। उसके बाद ये कहाँ पहुँचा, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद के पास बाद पहुँचा ये दाएं नीले में। फिर उसके बाद आते हैं हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े। फेफड़ों के बाद, फेफड़ों में पहुंचने के बाद फिर से ये अनऑक्सीकृत रक्त हुआ। फिर उसके बाद बाएं अलिंद में पहुंचा और बाएं नीले में। जैसे अभी मैंने आपको हृदय में बताया था 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद 2 नीले, तो उसी प्रकार से ये रक्त का आदान प्रदान होता रहता है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें, उत्सर्जन। ठीक है, क्या आता है, उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, जो भी हमारे शरीर में हानिकारक तत्व बनते हैं, जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन है, ठीक है, यूरिया है इत्यादि, ये जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं तो इनको विसर्जित करना, इनको विसर्जित करने की क्रिया किसके अंदर, वो क्या कहलाती है, हमारी उत्सर्जी। जब हमने इसको विसर्जित किया तो वो हुआ उत्सर्जी। और उत्सर्जन के अंतर्गत क्या आता है, हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं तो उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है, हमारा उत्सर्जन। क्या कहलाता है, उत्सर्जन। अब ये जो उत्सर्जन की क्रिया होती है ये ह्यूमन में, मेल में अलग होती है और फीमेल में अलग होती है, जिसमें हमारे मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और आपकी इत्यादि प्रकार की क्रियाएं आती हैं। यहाँ पे हमारा इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक जो थे वो पूर्ण होते हैं। बाकी आपको नोट्स के माध्यम से एक PDF में मिल जाएंगे। धन्यवाद।